with the next question. What are the advantages of giving scientific name to organisms? अगर मैं बात करूं आपके humans की, तो हमारा scientific name क्या है? We are named as Homo sapiens. ठीक है, हाउस फ्लाई की फैमिली क्या होती है, इससे रिलेटेड आपका नीट का पीवाईक्यू आ चुका है। तो ये एनसीईआरटी बुक की ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन आपके एग्जाम के लिए भी और इवन आपके नीट के एग्जाम के लिए भी, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। तो इसी एनसीईआरटी से आपका कहीं ना कहीं कोई क्लास, ऑर्डर, फैमिली कुछ भी वो पूछ सकते हैं। तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 1, जिसमें आपके मैंने 2 लेक्चर्स लिए थे। सबसे पहला था आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन, और उसका नेक्स्ट हमने लेक्चर लिया था आपका टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। और अगर किसी ने वो दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो दे कैन वॉच द सेशन ऑन दिस चैनल ओनली, वेदांतु 9, 10 एंड 11 चैनल पे वो दोनों लेक्चर्स अवेलेबल हैं। उनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपके इस यूनिट नंबर 1 में से आपके ये चारों ही चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए भी। चलो, तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। हेयर यू गो विद द आज का सेशन। आज का शेड्यूल ये था, अगर किसी का कोई भी सेशन मिस आउट हो गया है तो आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं। आपसे कोई भी सेशन मिस हो गया है तो अच्छे से जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट सेशंस आपके क्लास 11 और जो नीट या जेई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो मिस मत करना, ठीक है। चलो, हेयर यू गो विद द प्यारा सा मोटिवेशनल कोट। Perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence. तो बात ये भाई ये बोल रहा है कि आपके आप परफेक्शन अपना नहीं सकते हो, अपने आप से नहीं आती है परफेक्शन। तब जब आप परफेक्शन के पीछे भागते हो ना, तो धीरे धीरे करके आपके अंदर एक्सेलेंस आती है। यही चीज आपके नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट के साथ भी जाती है। परफेक्शन होने के लिए आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा, एक्सेलेंस पे फोकस करना पड़ेगा। जितनी अच्छी नॉलेज ले सकते हो, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो, उतना अच्छे से पढ़ो, तो नीट के जो मार्क्स आपको परफेक्ट मार्क्स चाहिए ना, वो आपके जरूर आने वाले हैं। चलो, here you go with the very first question कि why are living organisms classified? तो हमने कितने सारे living organisms पढ़े थे, आप सब लोगों को पता है there is so many species available on the earth. According to your NCERT book, कितने species available हैं? 1.7 to 1.8 million species exist on your earth, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपकी 13% ही डिस्कवर हुई है। कितनी डिस्कवर हुई है? सिर्फ और सिर्फ 13%। इतना सा नंबर डिस्कवर हुआ है। उन इतने सारे नंबर में से भी इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, उनके एनाटॉमिकल फीचर्स है, उनकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स डिफरेंट है, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अलग अलग है। तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को हम एक एक करके नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, आपकी स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लूं। अगर आपकी टीचर को आइडेंटिफाई करना होता है आप लोगों को कि आगे सबसे आगे स्टूडेंट्स कौन से टाइप के बैठेंगे, बीच में कौन से बैठेंगे या लास्ट में कौन से बैठेंगे, तो जैसे यूजुअली यही रहता है कि सबसे आगे टॉपर्स बैठते हैं, बीच में एवरेज स्टूडेंट्स और सबसे उधंग मचाने वाले बच्चे आपके सबसे बैक बेंचर्स। तो टीचर को भी आइडिया रहता है कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ है। फ्रंट सीट पे टॉपर बच्चे हैं, मिडिल सीट पे एवरेज बच्चे हैं और सबसे बैक सीट पे आपके बैक बेंचर्स हैं। तो इससे क्या हुआ, उनको बच्चों को पहचानने में इजी हो गया। स्कूल में आपके हर एक स्टूडेंट को उनके क्लास के अकॉर्डिंग क्यों क्लासिफाई किया जाता है कि भाई 11th ए में आपके साइंस स्टूडेंट्स है, 11th बी में साइंस स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जिन्होंने बायो ले रखी है वो है। सी सेक्शन में आपके कॉमर्स के सारे स्टूडेंट्स हैं, डी सेक्शन में कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जिन्होंने मैथ्स ले रखी है। तो उनके अकॉर्डिंग वो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो उनका शेड्यूल बनाते हैं, कौन सा पीरियड किस टीचर को लेना है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो सिमिलरली गोज विद आवर स्पीशीज ऑल्सो। हम जब उनकी similarities, when we study their similarities and dissimilarities, हम उस dissimilarities और similarities के basis पे अपने organisms को क्या कर सकते हैं, classify कर सकते हैं। Suppose करो जैसे हर तरीके के जो कुत्ते हैं हमारे वो similarity show करते हैं, तो हमने उनको dog में classify कर दिया। हर तरीके की बिल्लियां एक तरीके की similarity show करती है, तो हमने उनको cat में डाल दिया। अब dog को आप cat में नहीं डालते, क्यों? Because they both are dissimilar। आप एक common characteristics पढ़ के dog की आप सारे dog को classify कर
सकते हो कहीं ना कहीं, जैसे कि डॉग के पास 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, भाव भाव करता है, लाइक दैट, सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ। तो इसी रीजन से हमने अपने इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है ताकि हम उनके डिसिमिलैरिटीज और सिमिलैरिटीज के बेसिस पे, उनके कॉमन फीचर्स और अनकॉमन फीचर्स के बेसिस पे इतनी सारी कम्युनिटी को एक साथ पढ़ सके, ठीक है, इतनी सारी कम्युनिटीज को एक साथ पढ़ सके। एंड यू वांट टू राइट द प्रॉपर आंसर, आप इसी को ही सेम आंसर लिख करके आ सकते हो जो अभी मैंने आपको लेमैन लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाई आर क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। तो भाई हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम इतना चेंज क्यों हो रहा था? आपने अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि आपका सबसे स्टार्टिंग वाला जो जिसका कोई बेसिस नहीं था साइंस का, उसमें कैसे क्लासिफाई किए गए थे? रोटी कपड़ा और मकान के बेसिस पे आपके ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई कर दिए गए। फिर हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल जी है, जिन्होंने आपका बेसिक सा क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांट्स और एनिमल्स को अलग कर दिया था, आपका प्लांट्स को भी कैरेक्टराइज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, किसमें ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स में। आपके जो एनिमल्स से उनमें रेड ब्लड और नॉन रेड ब्लड की प्रेजेंस के बेसिस पे उन्होंने इनेमा और एनेमा में उनको क्लासिफाई कर दिया था, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम भी आपका बेकार था। फिर आपके आए फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी लिनियस जी आए, जिन्होंने आपका क्या दिया? फिर आपका अगेन किंगडम सिस्टम दिया, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स दिए, लेकिन फिर वो भी रिजेक्ट हो गया। फिर आपके अर्नेस्ट हैकल जी आए 3 किंगडम सिस्टम लेकर के, वो भी मतलब कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट नहीं था इतना। तो फिर आपके कोपलैंड जी आए 4 किंगडम सिस्टम लेकर के, वो भी अप्रोप्रिएट नहीं था क्योंकि फंगस नहीं इंक्लूडेड थे। अगेन आपके आर.एच. विटाकर जी आए, उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया। फिर आपके अगेन कार्ल वूस जी आए, लास्ट में उन्होंने 6 किंगडम सिस्टम दे दिया, जिसको उन्होंने 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया, आर्की, यूबैक्टीरिया, यूकैरियोट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू आर नीड, अकॉर्डिंग टू द डिस्कवरी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो अगेन इतनी नई नई स्पीशीज हर समय पे डिस्कवर हो रही है। भाई अभी मैंने आपको बताया इतनी मिलियंस ऑफ स्पीशीज है, जिसका सिर्फ और सिर्फ मात्र 13% हम अभी तक डिस्कवर कर पाए हैं। रिमेनिंग जो इतने सारे स्पीशीज हैं वो धीरे धीरे करके जब डिस्कवर हो रहे हैं, तो कॉमन सी बात है हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम इसीलिए चेंज होता जा रहा है क्योंकि हम यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ नहीं पढ़ सकते। हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे पढ़ते हैं। तो यही रीजन है इतने सारे ऑर्गेनिजम्स दिन पर दिन क्लासिफाई करने के लिए उनकी डिस्कवरी हो रही है, उनके कॉमन फीचर्स को हम चेक करते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम एवरी नाउ एंड देन इतना चेंज हुआ आपका, क्योंकि हमारी स्पेसिफिसिटी की वजह से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए उनकी स्पेसिफिसिटी देख करके उनको क्लासिफाई करना जरूरी होता है। अदरवाइज हम उनके बारे में गलत इंफॉर्मेशन भी स्टडी कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही यूजफुल नहीं होगी, हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्रिएट करेगी। तो इसीलिए भाई आपका ये जो इतना बड़ा क्लासिफिकेशन सिस्टम है एवरी नाउ एंड देन चेंज हो रहा है, ठीक है। Here you go with the next question. What are the advantages of giving scientific name to organisms? अगर मैं बात करूं आपके humans की, तो हमारा scientific name क्या है? We are named as Homo sapiens, ठीक है, Homo sapiens, ठीक है। तो अब ये होमोसेपियन क्या है? ये हमारा साइंटिफिक नेम है, ठीक है। लेकिन अगर हमने अपने ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम नहीं रखा तो हम क्या करेंगे? अलग अलग नामों से मनुष्य, मानव, ह्यूमन, ह्यूमन, इतने अलग अलग नामों से हम उनको अलग अलग जगहों पे पढ़ेंगे। इससे क्या क्रिएट होगा? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। भाई बात तो हम लोग, एक बात बताओ, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतनी सारी डाइवर्सिटी है यहाँ पे। बेंगलोर में कन्नड़ा लैंग्वेज है, केरला में मलयाली लैंग्वेज है, बाकी नॉर्थ इंडिया में हिंदी है, पंजाबी है, सिंधी है, उर्दू है, सब इतनी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं आपकी, जिसमें एवरी नाउ एंड देन चेंजेस होते रहते हैं, वर्ड्स ऐड हो रहे हैं, उनका मीनिंग डिफरेंट हो रहा है। तो अब मैं अगर बात करूं कि मुझे खाना खाना है, ये मैंने हिंदी में बोला, यही चीज कन्नड़ा में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जाएगी, यही चीज मलयाली में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जाएगी। तो इतनी डाइवर्स लैंग्वेजेस में हर एक वर्ड का मीनिंग अलग अलग होता है, हम कंफ्यूज हो सकते हैं अनटिल एंड अनलेस अगर हमको वो लैंग्वेज नहीं आती है। मुझे कन्नड़ा नहीं आती है या मुझे मलयाली नहीं आती तो मैं वो वर्ड्स नहीं समझ पाऊंगी। सामने वाले को अगर हिंदी नहीं आती है तो वो मेरी हिंदी की वर्डिंग्स नहीं समझ पाएगा। फिर मैं अगर इस कोई भी ऑर्गेनिज्म का नाम लूंगी, हिंदी में ही लूं या वो कन्नड़ा में नाम लेगा, तो मैं समझ पाऊंगी
कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, नहीं समझ पाऊंगी। ऐसे पूरे वर्ल्ड में भी यही चीज है। अब मैं अगर ओवरसीज जाऊंगी तो उनको थोड़ी हिंदी आती है, उनको तो इंग्लिश आती है, उनकी लोकल लैंग्वेज आती है। अब मैं वहां पे मलयाली जाकर के बोलूंगी तो वो समझ पाएंगे? इसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम मैं मलयाली में बोलूं तो वो समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो यही रीजन होता है कि इतना कंफ्यूजन क्रिएट होता है लोकल लैंग्वेजेस का यूज करने में। तो हमने क्या किया, अपने सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साइंटिफिक नेम दे दिया जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बिल्कुल सेम चलता है, और ये साइंटिफिक नेम आपका लैटिन लैंग्वेज में रहता है। लैटिन लैंग्वेज में इसीलिए रहता है क्योंकि लैटिन लैंग्वेज आपकी क्या है, इट्स अ डेड लैंग्वेज, इट्स अ डेड लैंग्वेज, भाई मर चुकी हुई लैंग्वेज है। इसका कोई आजकल के टाइम पे यूज नहीं करता है, ना ही इसमें अब तक इतने सालों से कोई वर्ड ऐड हुआ है, ना ही उसमें से कोई वर्ड रिमूव किया गया है। तो ये आपकी लैंग्वेज डेड हो चुकी है, कोई नहीं यूज करता, इसीलिए हमने ये लैंग्वेज चूज करी है अपने ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने के लिए, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड यही साइंटिफिक नेम यूज हो और कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, चलो भैया इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, लीनियस इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, व्हाई? तो भाई आपके कैरोलस लीनियस जी ने क्या दिया था, आपके टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, आपका क्लासिफिकेशन का पूरा सिस्टम दिया था। ऐसे ही नहीं उनको बना दिया गया, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में उन्होंने बताया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के उन्होंने सारे रूल्स वगैरह दिए, सिस्टेमा नेचुरे बुक में, स्पीशीज प्लांटेरम बुक में, जिसमें उन्होंने इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कर दिया, उनका नामकरण कर दिया, नोमेनक्लेचर कर दिया, एंड साथ साथ में टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में भी इतना एक्सप्लेन किया। यही रीजन था कि हमारे ये लीनियस जी जो है उनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है। ऐसे ही नहीं फादर बना दिया गया है कि बस मुंह उठाया और बना दिया। What are the three codes of nomenclature? ICZN, ICBN और ICNCP, कुछ भी कर सकते हो, है ना। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स ICZN, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICBN या ICNCP। मैंने तो आपको बहुत सारे बताए थे, बट आपको 6 सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ने हैं, 3 उसमें से ये हो गए, है ना। फंगस का अलग, फंगस का आपका बोटानिकल में ही आ जाता है, बोटानिकल नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो बैक्टीरिया के लिए यूज होते हैं, या कल्टिवेटेड प्लांट्स वाला भी आप लिख सकते हो। Here you go with the next question. What is the taxonomy? Sorry, what is a taxon? Illustrate the taxonomic hierarchy with a suitable example. अब आप लोगों को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज बता देती हूँ। आपके चैप्टर में एक छोटी सी टेबल गिवन है, याद है आपके इसी चैप्टर में ये टेबल गिवन है, जिसमें आपका मैन का, हाउस फ्लाई का, मैंगो का और वीट का जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन दिया हुआ है। दिस टेबल इज द मस्ट रीड टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि इससे अभी रिसेंटली में मैंने एक शॉर्ट बनाया जिसमें मैंने इसी के PYQs दिए हैं, जिसमें आपका शायद 2012 में या 2021 के नीट एग्जाम में पूछा गया था कि हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या होता है, नहीं हाउस फ्लाई की फैमिली क्या होती है, हाउस फ्लाई की फैमिली क्या होती है, इससे रिलेटेड आपका नीट का PYQ आ चुका है। तो ये NCERT बुक की ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन आपके एग्जाम के लिए भी और इवन आपके नीट के एग्जाम के लिए भी, क्योंकि आपके NCERT बुक में गिवन है, तो इसी NCERT से आपका कहीं ना कहीं कोई क्लास, ऑर्डर, फैमिली कुछ भी वो पूछ सकते हैं, तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके टेक्सॉन की, तो टेक्सॉन इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एक यूनिट होती है आपकी जो आपके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का पता बताती है कि कितने ऑर्गेनिजम्स इसमें ग्रुप होकर के इकट्ठा हुए हैं आपके। ठीक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन सी हो गई आपकी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, और उन्हीं सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपके क्लासिफाई हुए हैं, दैट इज नोन एज द टेक्सॉन। टेक्सॉन हम प्लूरल में बोलते हैं, और हाँ टेक्सॉन शायद प्लूरल में बोलते हैं, और एक टेक्सा शायद हम लोग सिंगुलर में बोलते हैं। तो वो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपके टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्लासिफाई हुए हैं, दैट इज ओनली नोन एज द टेक्सॉन। इट्स अ यूनिट ऑफ योर क्लासिफिकेशन, जहां पे ऑर्गेनिजम्स रिकॉग्नाइज करके ग्रुप किए जाते हैं, एक डेफिनेट कैटेगरी में उनको डाला जाता है कि ये सिमिलर स्पीशीज है तो उनको स्पीशीज में डाल दो, ये सारी स्पीशीज इस ग्रुप से बिलोंग करती है तो उसको ग्रुप में डाल दो, ये दोनों जीनस आपके आपस में कोरिलेटेड है तो इनको सेम फैमिली में डाल दो, लाइक दिस। ओके,
चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आपके क्वेश्चन नंबर पे, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टेक्सोनोमिक एंड सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक में क्या डिफरेंस था आपका? टेक्सोनॉमी में हम क्या कर रहे थे? CINC कर रहे थे। क्या कर रहे थे? CINC, दैट इज द कैरेक्टराइजेशन कर रहे थे। एक तो हम लोग आपके जो भी ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी चेक कर रहे थे, फिर हम उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर रहे थे, फिर हम उसका नामकरण कर रहे थे, दैट इज द नॉमेनक्लेचर कर रहे थे, एंड लास्ट में हम उसका क्या कर रहे थे? क्लासिफिकेशन कर दे रहे थे पर्टिकुलर ग्रुप या कैटेगरी में। ठीक है, तो यही था आपका। लेकिन सिस्टमैटिक्स की बात करें तो सिस्टमैटिक में आपका CINC तो यूज होता है, इट्स अ ब्रॉडर टर्म। What is systematic? It is a broader term. क्यों है broader term आपका? क्योंकि यहाँ पे आपका CINC के साथ साथ आपके ऑर्गेनिज्म की फाइलोजेनी भी कंसिडर की जाती है। फाइलोजेनी का मतलब होता है उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी चेक की जाती है कि वो कहाँ से, उसके एंसेस्टर कौन है, उसके पूर्वज कौन है। इसीलिए आपका ये जो सिस्टमैटिक्स हैं आपके, ये एक ब्रॉडर टर्म है। जी सिम्पसन जी आए थे, उन्होंने बोला था ये चीज कि टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक अलग अलग है, लेकिन पहले के टाइम पे, काफी पहले, हम लोग टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक को सिनोनिमसली यूज करते थे, मतलब ये दोनों सेम है। लेकिन एक्चुअली में ये दोनों सेम नहीं थे, ये दोनों आपके अलग अलग थे। जी सिम्पसन जी ने इनको अलग अलग बताया था। सिस्टमैटिक्स में CINC के साथ साथ फाइलोजेनी भी कंसिडर होती है, टेक्सोनॉमी में सिर्फ CINC कंसिडर होती है आपकी। ठीक है, तो डिफरेंस अगर आपको लिखने हैं, क्लासिफाई करते हैं हम लोग, सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज CINC होता है सिंपल इसमें। ठीक है, इसमें कोई आपका फाइलोजेनी का यूज नहीं होता, जबकि सिस्टमैटिक्स जो होता है इट ऑल्सो डील्स विद द फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। इट ऑल्सो डील्स विद द फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, मतलब उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी वो चेक करता है। इट्स अ ब्रॉड फील्ड जो आपके ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा अच्छे से क्लासिफाई कर सकता है। ठीक है, Here you go with the next question. Name the guidelines for the naming of an organism. तो क्या क्या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़े थे हमने? सबसे पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसमें होना चाहिए? लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट वर्ड जो होता है वो क्या बताता है? इट स्पेसिफाई द जीनस एंड द सेकंड वर्ड स्पेसिफाई द स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज। ठीक है, और जीनस जो होता है क्या होता है? वो हमेशा, उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे अगर मैं मेंजीफेरा इंडिका की बात करूं तो मेंजीफेरा आपका जीनस हो गया जिसका फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल रहेगा, और स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट वर्ड रहता है वो हमेशा स्मॉल रहता है, एंड वी हैव टू सेपरेटली अंडरलाइन देम अगर हम उसको हाथ से लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो हमको उसको इटैलिक्स में लिखना पड़ता है। और लास्ट में आपका एब्रिविएटेड फॉर्म आता है साइंटिस्ट का जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, दैट इज द लिंजी। उसको ना तो अंडरलाइन किया जाता है और ना ही उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। ठीक है, और ना ही उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द रूल्स विच यू हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर करते टाइम पे हमें ये फॉलो करना है। लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड जीनस डिपिक्ट करता है, सेकंड वर्ड स्पीशीज, लैटिन ओरिजिन होता है, इटैलिक्स में लिखा जाता है, या अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हो तो हमें उसको अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट प्रिसाइज होना चाहिए, और सबसे लास्ट में जो होता है आपका वो क्या होता है? वो आपका एब्रिविएटेड फॉर्म होता है आपके साइंटिस्ट का जिन्होंने आपके इसका साइंटिफिक नेम डिस्कवर किया होता है, दैट इज योर कैरोलस लीनियस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो भाई हम क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, भाई अच्छे से हम उनकी स्टडी कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा, उनकी ठीक से स्टडी कर पाए, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर पाए। क्योंकि भाई अगर हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे उनकी सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे, तो हमने एक सिमिलैरिटी पढ़ी, हमने इतने सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि वो जो कॉमन फीचर है आपका वो सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए यही ऑब्जेक्टिव के साथ आपका ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। देखो एक मेथड बनाया गया है जिसमें हम क्विकली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं स्पीशीज का, उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, रिकॉग्नाइज ठीक से कर सकते हैं, उनको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं हम ग्रुप में कि ये इस ग्रुप से बिलोंग करता है क्योंकि उसमें ये सिमिलैरिटीज हैं, ये आपका इस ग्रुप में बिलोंग करता है क्योंकि इसमें ये सिमिलैरिटीज हैं। उनकी ग्रुपिंग ईजी हो जाती है और साथ साथ में हम उसकी फाइलोजेनी भी पढ़ सकते हैं। फाइलोजेनी मतलब उसकी इवोल्यूशनरी
इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी वी कैन स्टडी, क्या कर सकते हैं, उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी हम पढ़ सकते हैं अगर हम उसको क्लासिफाई कर देंगे। तो दीज आर द 5 और द 6 ऑब्जेक्टिव यू कैन राइट इन योर एग्जाम, अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, इजी था ये तो। चलो भैया नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट आर द मेजर डिविजन्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मैंने आप लोगों को बताया था, कीप द पॉन्ड क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक, अदरवाइज फैमिली गेट सिक, है ना। कीप से के से किंगडम, पी से फाइलम, डी से डिवीजन, सी से क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, दीज आर द 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज जो आपकी मेजर यूज की जाती हैं फॉर योर क्लासिफिकेशन। फाइलम की प्लेस पे हम डिवीजन यूज करते हैं इन द केस ऑफ प्लांट्स। तो यही आपका क्या हो गया, मेजर डिविजन्स ऑफ क्लासिफिकेशन हो गए। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। तो लेट मी टेल यू, जो भी बच्चों के आपके पीरियोडिक टेस्ट चल रहे हैं उन सब के लिए वेदांतु लेकर के आया है ये पीरियोडिक टेस्ट सीरीज, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करोगे और ये पीरियोडिक टेस्ट सीरीज को आप डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। मैथ्स के 5 टेस्ट पेपर, फिजिक्स के 5 टेस्ट पेपर, केमिस्ट्री के 5 टेस्ट पेपर, बायो के 5 टेस्ट पेपर और इकोनॉमिक्स के भी 5 टेस्ट पेपर आपके लिए अवेलेबल हैं इसके अंदर। बस उस लिंक पे जाकर के आपको अपना फोन नंबर ऐड करना पड़ेगा, उस पे एक OTP आएगा, वो डालना और आप आराम से इस पीरियोडिक सीरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। कोई पैसे का पेमेंट आपको यहाँ पे नहीं करना है। लेट मी टेल यू, ये पीरियोडिक सीरीज सिर्फ तब तक के लिए जब तक आपके पीरियोडिक टेस्ट चल रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप इसको मिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलो तो बस जाते जाते क्या कर देना है, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन का अपडेट मिस आउट ना हो जाए। और इन केस अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो बस फिर मिलेंगे, अब हम चलते चलते, बस जाते जाते क्या कर देना है, सेशन को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलो बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पीरियोडिक टेस्ट। बाय बाय।